दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव भार्गव वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाते हुए मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में 26 साल से अधिक का अनुभव हो गया है। इस समय मैं राजस्थान में गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में पोस्टेड हूँ और 10 साल पहले मेरी बुक्स भी पब्लिश हुई थी जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बुक्स ये आप देख सकते हो, जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड के सभी बच्चों के लिए आवश्यक होती है। और अब मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए है। कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें जो अपना आईटीआई का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ऑर्थोग्राफिक, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन आता है वो 50 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें कम से कम 20, 25 या 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके सरल सही होने पे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर उसको आप नहीं कर पाते तो आप फेल होने के भी चांसेस बनते हैं। तो आज मैंने ये 2018 का एक पेपर है जो कि 10वीं पास ट्रेड के लिए होता है और ये पेपर जो है 75 नंबर का है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आया है, ये 35 नंबर का सवाल है। पर मैं अंदाज़ा लगा सकते हो कि करीब 55 से 60% नंबर इसी क्वेश्चन पे आधारित होते हैं और इसको अगर आप सही तरीके से समझोगे तो ही आप इसको कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा वीडियो। इसमें सवाल जो दे रखा है वो है ड्रा द फॉलोइंग व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो। फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो एंड प्लान। यानी कि यहाँ पे हमें जो ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक दे रखा है इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जब बनाते हैं तो हमको 3 दृश्य बनाने पड़ते हैं। एक कहलाता है सामने से देखने पर जिसको हम फ्रंट कहते हैं, एक कहलाता है सामने से ऊपर से देख करके जिसको हम प्लान कहते हैं, और एक कहलाता है साइड व्यू जिसको हम साइड व्यू कहते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट लिखा हुआ है, कई क्वेश्चन में फ्रंट नहीं लिखा होता है, वहाँ केवल तीर ही लगा होता है, तो उस कंडीशन में साइड का तीर भी नहीं होता है। तो जिधर से तीर लगाओ या फ्रंट लगाओ उसको फ्रंट मानेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए ये फ्रंट हो जाएगा। अब हम थर्ड एंगल का जो सिद्धांत है उसको जब बनाने जाएंगे तो मेरे जो समझाने का तरीका है उसके अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को 6 इजी स्टेप लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा सरल हो जाएगा, गलतियाँ नहीं होंगी और बनता चला जाएगा और लास्ट में आपको घबराहट भी नहीं होगी कि मेरी कोई गलती तो नहीं है। तो इसको अगर 6 स्टेप में करोगे तो उसको समझते चले जाएँ किस तरह से बनाना है हमें। तो ये मैंने आपको पेपर बना दिया। इसी ब्लॉक को मैंने आइसोमेट्रिक के ग्रिड पेपर पे बना लिया है जो कि कलर्ड है वो इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि एक जो फिजिकल हमारे पास पेपर होता है उसमें और कलर्ड होने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि समझना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे दिखेगी। इसलिए मैं इनको कलर करके दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिससे कि आपको और भी आसानी से समझ में आए। तो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। आपने पेपर देख लिया है। अब जो हमारा स्टेप्स होते हैं उसके अंदर जो पहला स्टेप होता है कि वस्तु को हम फ्रंट से जब देखेंगे तो उसकी तीनों व्यू की स्थिति एक दूसरे के प्रति किधर होगी। इसके लिए ये मैंने एक शीट तैयार की है जिसके ऊपर सभी मैंने कदम या स्टेप लिखे हैं। इन स्टेप को पहले मैं समझाता जाऊंगा और हाथ के हाथ फिर मैं चित्र को तैयार भी करता जाऊंगा जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 6 आसान कदम लेंगे, जिसमें पहला कदम है आइसोमेट्रिक ब्लॉक को फ्रंट लिखी तरफ से देखकर थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू की तीनों की एक दूसरे के प्रति स्थिति को निश्चित करेंगे। इस कदम की तैयारी करने के लिए थर्ड एंगल का सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है वस्तु का प्रक्षेप या दृश्य देखने वाले की तरफ ही बनता है। थर्ड एंगल में वस्तु को ऊपर से देखने पर प्लान व्यू फ्रंट के ठीक ऊपर ही बनेगा। इसी प्रकार इसी प्रश्न में वस्तु को सीधी हाथ साइड से ही देख सकते हैं तो साइड व्यू में दिखेगा, इसलिए वस्तु का साइड व्यू फ्रंट के ठीक राइट हैंड साइड में बनेगा तथा राइट हैंड साइड व्यू कहलाएगा। तो मैं आपको वापस से ब्लॉक दिखाता हूँ। ये मेरा फ्रंट है। तो इसके अंदर थर्ड एंगल का सिद्धांत हमारा आपको याद हो गया होगा कि जिधर से देखेंगे उधर ही चित्र बनेगा। तो फ्रंट की हमारी स्थिति जो है यहाँ पर बीच में रहेगी। ये चीज़ बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 वर्टिकल छोटी लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल छोटी लाइन खींच लेंगे, जिससे हमारे ये 9 खाने तैयार हो जाएंगे।
और फ्रंट की स्थिति इस कंडीशन में कभी भी ये हमारी बीच में ही रहेगी। तो जब हमने फ्रंट हमारा डिसाइड हो चुका है, उसके बाद प्लान और साइड व्यू की स्थिति के लिए हम थर्ड एंगल का सिद्धांत ध्यान रखेंगे, और फ्रंट के हिसाब से जब यहाँ से देखेंगे तो प्लान हमारा ऊपर से दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ पे। तो थर्ड एंगल में जब ऊपर से देखेंगे तो उधर ही बनेगा, यानी कि ऊपर बनेगा, तो वो प्लान हमारा फ्रंट के ठीक ऊपर बनेगा। जिधर से देखा उधर ही, यानी कि ऊपर से देखा ऊपर बन गया। अब हमें साइड व्यू डिसाइड करना है। तो जब फ्रंट हमारा यहाँ है तो इसके दो साइड्स होते हैं, एक ये राइट हैंड साइड व्यू कहलाता है और ये हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाता है। और अब हम अगर इस वस्तु को देखें तो केवल हमारी राइट हैंड साइड व्यू ही वस्तु की इस समय दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमको दिखाई नहीं देगी। उस कंडीशन में इस ब्लॉक का इधर से फ्रंट मानने पर केवल हमारा राइट हैंड साइड व्यू ही दिखेगा, और जो थर्ड एंगल का सिद्धांत है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसका चित्र उधर ही बनता है, यानी कि राइट हैंड साइड से देखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के हमारे राइट में ही बनेगा, यानी कि फ्रंट में हमारे ये राइट हैंड साइड व्यू पे ही चित्र बनेगा। तो ये तीनों जब दृश्य हमारे डिसाइड होगी कि कहाँ बनने वाले हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये ब्लॉक काम नहीं आएगा, ये ब्लॉक हमारा काम नहीं आएगा, ये ब्लॉक काम नहीं आएगा। इसी तरह जो भी ब्लॉक काम नहीं आएंगे उनको हम काट देंगे, और ये जो साइड व्यू के ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे जो कि हमारी 45 डिग्री के ऊपर होगी। तो हमने ये डिसाइड कर लिया। तो इसी पहले स्टेप के अंदर ही हमारा जो अगला जो कदम है वो है कि हम यहाँ पर 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन बनाएंगे, जो कि गाइडलाइन हमेशा हमारी हल्की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर से लिया है और हल्का ही बनाया है, जिससे कि हमारी कोई गलती नहीं हो। और क्योंकि गाइडलाइन हल्की होगी तो बाद में जब हम चित्र को फाइनल करेंगे तो जिन लाइनों को हमें बनाना होगा उन्हीं लाइनों के ऊपर हम एक बार लाइन और फेर देंगे और बाकी को गाइडलाइन को हम छोड़ देंगे। क्योंकि जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू को, आइसोमेट्रिक ब्लॉक को ऑर्थोग्राफिक में बदलते हैं तो अधिक से अधिक हमको गाइडलाइन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे तीनों तलों में कम से कम मेहनत में और कम से कम प्रयास में ही और कम से कम समय में ही वो चित्र तैयार हो जाते हैं और गलतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें डायमेंशन ऑलरेडी हमको मिल चुकी होती है। और तीसरा चित्र जो है हमारा, अगर 2 चित्र हम बना लेंगे तो तीसरा चित्र लगभग हमको फ्री में तैयार मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये गाइडलाइन खींच के 15-15 mm की दूरी पे, ये जो 15-15 mm की दूरी पे जो 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही होनी चाहिए। यहाँ 1 डिग्री का भी अंतर जो है तीसरे चित्र के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ पे आपकी डायमेंशन पूरी तरह से मिलेगी नहीं या मैच नहीं करेगी। अब इसमें हम यहाँ पर मैंने ये जो ब्लॉक और ये जो ले रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर ये वाला और ऑर्थोग्राफिक ग्रिड पेपर ये वाला, इन दोनों के प्रिंट निकाल के इंटरनेट से और हल्का प्रिंट करके और दोनों को कंबाइन कर दिया, उससे मेरी ये शीट तैयार हुई है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस तरह के चित्र बना करके प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, और जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके तैयार हो जाओ तब आपको शीट पे बनाओगे तो आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब हमारा जो अगला जो स्टेप है, उससे पहले यहाँ पे पहला कदम लेना क्यों ज़रूरी है, ये मैं हर जो 6 कदम ले रहा हूँ उसके लिए ये भी बताता जा रहा हूँ साथ में कि यह कदम लेना क्यों ज़रूरी है। इस कदम के गलत होते ही छात्र प्लान व साइड व्यू की स्थितियाँ बदल देते हैं, इससे पूरा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। परीक्षा के समय, परीक्षा समाप्ति के समय दोबारा जांच करने पर तथा गलती होने पर समय व जगह नहीं बचने की वजह से बच्चे के फेल होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं, क्योंकि यही प्रश्न सबसे अधिक नंबरों का होता है। फ्रंट, प्लान और साइड व्यू की स्थिति स्पष्ट होने पर 2 बड़ी, ये मैंने आपको समझाई दिया है कि 2 खड़ी और 2 बड़ी लाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने केवल 10 mm की ली है क्योंकि मेरा ये ग्रिड पेपर है। आप यहाँ पे 15 mm की गाइडलाइन खींच के ब्लॉक जो है बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है दूसरा, ब्लॉक की अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की गणना कर लेते हैं। इस कदम से ब्लॉक की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गणना हो जाती है। इससे कदम 3 में बनाए जाने वाले आयत ऑब्लिक वर्ग का अंतिम आकार प्राप्त हो जाता है, यानी कि हमारा फिर जो भी चित्र बनेगा उन ब्लॉक्स में, उनके आयत या वर्ग में ही बनेगा, तो वो हमको बड़ा सावधानी हो जाती है और सुविधा हो जाती है। तो हमारा जो इस ब्लॉक को जब हम देखेंगे तो हमारी अधिकतम लंबाई और चौड़ाई में भी एक हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो डायमेंशन बड़ी होगी लंबाई और चौड़ाई में वो हमारी लंबाई कहलाएगी और जो छोटी होगी वो चौड़ाई कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 50 है जो हमने यहाँ दे रखी है,
और ये हमारी दूरी 30 है, यानी कि 50 और 30 में 50 होने की वजह से 50 वाली डायमेंशन हमारी लंबाई कहलाएगी और 30 वाली हमारी चौड़ाई कहलाएगी, और ऊंचाई हमारी यहाँ पे 40 दे रखी है। अब ये जो 3 हमारी डायमेंशन आई है, इन्हीं के आधार पर हमारा जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप हम क्या हैं, अधिकतम दूसरे कदम में एक चीज़ रह गई है, यह कदम लेना क्यों जरूरी है। इस कदम से 2 फायदे होते हैं कि वस्तु की तीनों विमाएं पता चल जाती हैं तथा कदम 3 की तैयारी हो जाती है। चित्रों में बाद में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है, ये हमको इससे फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा कदम है वो है अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की सहायता से फ्रंट व्यू, साइड व्यू व प्लान व्यू के लिए आयत वर्ग बना लेंगे। इस क्यों करना चाहिए इसको, इस कदम से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान के लिए आयत वर्ग बनाते ही वह अधिकतम क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाता है जिसमें ये चित्र बनने वाला होता है। और क्यों बनाना चाहिए, इस कदम को क्यों जरूरी, ये कदम क्यों जरूरी है। इस कदम से 2 फायदे हैं, सभी दृश्यों के लिए अधिकतम क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है, अर्थात चित्र की कोई भी लाइन इन आयत और वर्ग से बाहर जा ही नहीं सकती। और दूसरा है, तीनों ही चित्रों में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई खड़ी ऑब्लिक पड़ी आएंगी का पता चलता रहता है। इससे आयत का भी खड़ा या पड़ा बनने का पता चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को जो तीनों चित्र बनेंगे उसमें एक डायमेंशन हमको बेस और एक डायमेंशन हमारी हाइट होगी, तो कौन सी हमारी बेस बड़ी होगी छोटी होगी ये पता नहीं चलता है। तो इस स्टेप से हम जब चलेंगे तो हमारे को वो सारी चीज़ें उन्हीं चित्रों में बनती चली जाएंगी, तो अपन को टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर तीसरे स्टेप की बात करें तो हमारे को फ्रंट जब हम यहाँ से देख रहे हैं, अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं और समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉक और बनाया है। ये मान के चलें कि हमारा जो ये ऊपर वाला ब्लॉक है वो इसी ब्लॉक में से काट करके बनाया हुआ है। तो आप जब देखेंगे कि हमारे पास इस समय जो घन है जिसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है और ऊंचाई 40 है, उसको जब हम यहाँ से देखेंगे फ्रंट में, तो हमें जो 2 डायमेंशन दिखने वाली हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि यहाँ पे केवल हमको 50 और 40 दिखाई दे रही है, जिसमें 50 आयत का 50 जो है हमारे को बेस कहलाएगा और 40 हमारी हाइट कहलाएगी। इसी तरह जब इस वस्तु को हम यहाँ से साइड मान के चलेंगे तो हमारे को फिर से 2 ही डायमेंशन दिखाई देंगी, जिसमें 30 हमारी बेस कहलाएगी और ये 40 हमारी जो है हाइट कहलाएगी। यानी कि हमारा जो साइड का आयत बनेगा वो 30/40 का बनेगा और फ्रंट के अंदर जो आयत बनेगा वो हमारा 50/40 का बनेगा। उसके बाद जब वस्तु को हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर हमको कभी भी गहराई दिखाई नहीं देती या ऊंचाई दिखाई नहीं देती। उस कंडीशन में केवल हमको लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। तो हमारे को ये लंबाई और ये चौड़ाई इसके अंदर ऊपर से हमको दिखाई देगी। तो इस ब्लॉक से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम इस ब्लॉक में से ही इसको बनाने जा रहे हैं तो हमको तीनों स्थिति में फ्रंट प्लान और साइड व्यू की जो आयतों की स्थिति है या उसकी डायमेंशन क्या होगी वो हमको यहाँ से पता चल रही है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। तो हमारा फ्रंट के अंदर लंबाई और ऊंचाई 50/40 दिखाई देगी, जहाँ पे 50 बेस होगा और 40 हमारी ऊंचाई होगी। साइड में हमको चौड़ाई और ऊंचाई दिखेगी, जिसमें 30 हमारी बेस और 40 हाइट होगी। और प्लान में हमारी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, जिसमें 50 हमारा बेस होगा और 30 हमारी चौड़ाई होगी। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक छोटी सी चीज़ और समझ सकते हैं कि हमने जब फ्रंट प्लान और साइड व्यू की स्थिति को क्लियर कर लिया तो हमारे को फ्रंट के अंदर लंबाई और ऊंचाई 50/40 दिखेगी, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया इधर। अब यहाँ से जब देखेंगे तो हमारा 50 जो है वो बेस कहलाएगा। आयत जो बनने वाला है उसके अंदर 2 ही डायमेंशन होती हैं, एक बेस कहलाता है और एक हाइट कहलाता है। तो 50 हमारा बेस हो जाएगा और 40 हमारी जो है हाइट हो जाएगी। उसके बाद जब हम ऊपर से इसको देखेंगे प्लान के अंदर, तो प्लान में हमारे को लंबाई ये वाली दिखाई देने वाली है और चौड़ाई हमको ये दिखाई देने वाली है। उस कंडीशन में जब हमारा ये फ्रंट था तो जब प्लान में जाएंगे तो ये ब्लॉक हमारा ऐसे खड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में ये 50 हमारा बेस कहलाएगा और ये जो चौड़ाई है 40 की 30 की, ये हमारे को हाइट के रूप में दिखाई देगी ऊपर से। और राइट हैंड साइड व्यू में जब जाएंगे तो वस्तु को जब हम यहाँ से देखेंगे तो 30 हमारा बेस हो जाएगा और 40 हमारी हाइट हो जाएगी। तो आयत हमारा 30/40 का बनेगा, जो हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे कि हम जब आयत बनाने जाएंगे कि फ्रंट प्लान में साइड में कैसे कैसे आयत बनेंगे तो हमारी कहीं गलती नहीं होगी, कौन सी चीज़ बेस की होगी और कौन सी हाइट में होगी, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। अब चौथा पॉइंट है तलों का नामकरण।
यानी कि इस ब्लॉक के अंदर हमको बहुत सारे तल दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम उन सभी तलों के नाम रख लेंगे तो हमको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम फ्रंट में बनाने जाएंगे तो हमको कौन से तल दिखाई देंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, 3 कलरों का उपयोग किया है। सामने से देखने पर जो फ्रंट बनता है तो उसमें जो तल दिखाई देते हैं उनको पीला कर रखा है। साइड से देखने पर जो तल दिखाई देंगे उनको मैंने ब्लू कर रखा, पिंक कर रखा है, और ऊपर से देख करके जो तल दिखेंगे उनको मैंने ग्रीन कर रखा है। तो 2 तरह से मैंने तल के नाम भी रख रखे हैं और उनको कलर भी कर रखा है। तो चौथा जो स्टेप होता है उसके अंदर आइसोमेट्रिक ब्लॉक के दिखाई दे रहे तलों का ABCD अक्षरों से नामकरण करना। इस कदम से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू दृश्य में कौन कौन से तल दिखाई देंगे पता चल जाता है। और यह कदम लेना क्यों ज़रूरी है कि इससे सभी दृश्य फ्रंट, प्लान और साइड व्यू में दिखाई देने वाले तलों को पहचानना आसान हो जाता है तथा गलतियां होने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा 5वां कदम है वो है नामकरण किए गए तलों को आकृति और आकार के अनुसार फ्रंट, साइड और प्लान के लिए बनाए गए आयत या वर्ग में स्थानांतरित कर देंगे। तो इस कदम से आकृति और आकार के अनुसार तलों को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है। इसमें सभी तल जो अलग अलग दिशाओं से देखने पर दिखेंगे सही स्थान पर रखे जा सकेंगे तथा गलतियां होने की संभावना नहीं होती हैं। इसके लिए अधिक से अधिक हल्की गाइडलाइन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम मेहनत, कम समय व कम से कम गलतियां होने की चांसेस रहते हैं। और छठा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा डायमेंशन तथा सिंबल बनाएं। इसको बनाने से पूछे गए प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाता है। यह कदम लेना क्यों जरूरी है? इससे ही उत्तर पूर्ण होता है तथा सिंबल बनाने से स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट या थर्ड एंगल में ही बनाया गया है। और आपको टीचर जो जांच रहा है वो आपको सिंबल के 3 से 5 नंबर भी दे सकता है। तो अब हम जो है, हमने ये 6 स्टेप समझ लिए कि किस तरह से क्या करना है। और पहले स्टेप का जो स्टेप था हमने ये पहले से तैयार कर रखा है मैंने, जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहे और बनाने में भी जल्दी हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं कि क्या हमको फ्रंट में दिखेगा। उससे पहले जब हम इसको करेंगे तो हमारा जो तीसरा स्टेप के अंदर डिसाइड हो गया था कि हमारा फ्रंट, प्लान और साइड व्यू में क्या क्या आयत की लंबाई चौड़ाई होंगी। तो हमारे को फ्रंट में लंबाई और ऊंचाई दिखाई दे रही है जो 50 × 40 है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारी 50 हमारी बेस कहलाएगी और 40 हमारी ऊंचाई कहलाएगी। तो यहाँ देखें आप कि ये हमारी फ्रंट यहाँ बनने वाला, तो बेस हमारा 1 2 3 4 5, तो ये मेरा फ्रंट बनने वाला है यहाँ। और यहाँ मैं पिंक कलर यूज़ करूँगा, क्योंकि पिंक कलर को मैं यहाँ पे गाइडलाइन के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर पेंसिल से बनाते तो वो दिखता नहीं है, इसलिए। तो ये मेरा 50 × 40 का एक आयत बन गया जो फ्रंट के रूप में काम में आएगा। 1 2 3 4 5। यहाँ इस आइसोमेट्रिक ग्रेड पेपर और ऑर्थोग्राफिक ग्रेड पेपर का फ़ायदा यही है कि यहाँ पर 10-10 mm के मेरे को खाने बने हुए हैं, और जिसको कि गिनना बड़ा आसान होता है। आपको वहाँ पे जब शीट बनाओगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ को काउंट करके स्केल करके फिर बनानी पड़ेगी। तो ये 50 × 40 का मेरा आयत बन गया है। अब जैसे ही मैं इस आयत को बनाऊंगा तो मेरी यहाँ 2 लाइन आ गई। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई जो बेस कहलाएगी, और ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई जो कि हमारी हाइट कहलाएगी। जैसे मैं इन लाइनों को खींचता हूँ, इन दोनों लाइनों की गाइडलाइन मेरे को अन्य जो हमारे दृश्य बनने वाले हैं उसमें लेके जानी चाहिए। ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी जो गाइडलाइन हमारी ऊपर जाएगी वो हमारे को प्लान में काम आएगी। तो मैं यहाँ से इसकी गाइडलाइन एज इट इज़ ऊपर लेके चला जाता हूँ, और ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है इसकी गाइडलाइन में राइट साइड में लेके जाता हूँ, जो कि मेरे राइट हैंड साइड व्यू के काम में आ जाएगी। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी गलतियाँ भी नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट बना है वो 50 × 40 का आयत बनाया है, जिसके अंदर की 50 मेरी बेस है, यानी कि आयत मेरा यहाँ पे मुझे पड़ा दिखाई दे रहा है। तो मेरे क्लियर हो गया कि जैसे ही मैंने ये डायमेंशन, ये लाइन खींची तो मेरा क्लियर हो गया, यहाँ पे गलती होने की चांसेस खत्म हो गए कि फ्रंट मेरा पड़ा बना या खड़ा बना। तो यहाँ पे फ्रंट मेरा 50 × 40 का पड़ा बना हुआ है। इससे एक फ़ायदा और हो गया कि इसमें एक फॉर्मूला और लग जाता है, वहीं की वहीं अगर समझ में आ जाए कि फ्रंट का जो बेस है वो प्लान का बेस कहलाता है। यानी कि फ्रंट का बेस मेरा 50 है, यही 50 की दूरी मेरे प्लान के लिए भी आ रही है जो मैंने गाइडलाइन से खींची, वैसे ही तुरंत मेरा
प्लान के लिए भी बेस तैयार हो गया। तो एक ये फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह फ्रंट की जो हाइट है वो मेरे साइड के लिए भी हाइट होती है। तो फ्रंट की हाइट मेरी ये यहाँ से यहाँ 40 है, और जब मैं इस गाइडलाइन को आगे खींचूंगा तो ये राइट हैंड साइड व्यू के लिए भी हाइट मेरे को ऑलरेडी 40 प्राप्त हो चुकी है। मेरे को कुछ नहीं करना, बिल्कुल मेरे को गाइडलाइन की सहायता से आगे ये चित्र मेरा बनता जा रहा है। इसके बाद मैं जब साइड व्यू देखूंगा तो मेरे को साइड व्यू के अंदर यहाँ से देखता हूँ तो ये मेरे को 30 और ये 40 यानी कि 30/40 का मेरे को आयत दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। और यहाँ इस ब्लॉक से भी समझना चाहो तो यहाँ 30 और ये 40 का ब्लॉक मेरे को दिखाई दे रहा है आयत के रूप में। तो मेरे पास 40 तो हाइट मेरी ऑलरेडी यहाँ से ये गाइडलाइन की वजह से आ चुकी है। मेरे को केवल यहाँ पे 30 खींचनी है, 10, 20 और 30। इस पॉइंट से मैं जो है वर्टिकल लाइन खींचूंगा। वर्टिकल लाइन खींचूंगा और ये जो मेरा ब्लॉक है जो मेरा खाली रहेगा, यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी से पहले ही 45 डिग्री की लाइन एक खींच के रखनी है, जो कि गाइडलाइन के रूप में होगी। इस 45 डिग्री का जो एंगल है वो 45 डिग्री ही होना चाहिए। अगर यहाँ 1-2 डिग्री का भी फर्क हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका तीसरा जो व्यू बनेगा, चाहे प्लान बनाओ चाहे साइड व्यू बनाओ, तीसरा उसके अंदर डायमेंशन में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए ये जो हमारी लाइन है वो एकदम सही होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे साइड व्यू के लिए वर्टिकल लाइन खींची, मेरा आयत तैयार हो गया। साथ में इसी वर्टिकल लाइन को मैं गाइडलाइन के रूप में ऊपर लेके चला जाऊंगा, और जहाँ मेरे को ये 45 डिग्री की लाइन पे जाके मिलेगी उसको मैं घुमा करके इधर 90 डिग्री पे, और मैं प्लान के दृश्य के लिए गाइडलाइन लेके आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ इसको आगे ले गया, 45 डिग्री पे कटा और इसको मैंने 90 डिग्री इधर घुमा दिया ओरिजेंटल। इससे मेरा प्लान की जो आयत है वो ऑटोमेटिक ही मेरे को मिल गई, कि प्लान का जो बेस तो है वो मेरे को फ्रंट से मिल गया, और प्लान का जो हाइट है वो मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू का जो बेस है वो यहाँ जा करके प्लान के लिए हाइट हो जाता है। जो हमारा तीसरा नियम है, साइड का जो बेस है वो प्लान के लिए हाइट होता है। तो साइड का बेस हमारा 30 है, इधर ले जाके जब इधर घुमाएंगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो ये प्लान की हाइट यहाँ से यहाँ मेरे को ऑटोमेटिक मिल चुकी है। अब इस गाइडलाइन की सहायता से मैंने ये 2 चित्र बनाए, इससे तीसरा चित्र मेरा फ्री में तैयार हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाइडलाइन का उपयोग हमको कितना ज़्यादा इसके अंदर करना चाहिए। तो अब ये हमने तीनों दृश्यों के लिए आयत तैयार कर लिए हैं। इसमें आयत ही बनेंगे, वर्ग बनेंगे नहीं। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, चौथा स्टेप, उसके अंदर वस्तु के ब्लॉक के ऊपर मैंने सभी तलों के नाम ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जिससे कि टाइम कम लगे। 5वें स्टेप के अंदर इन तलों को जब हम फ्रंट, प्लान और साइड व्यू, इन तलों को जब हम तीनों दृश्यों की तरफ से देखेंगे, तीनों साइड से देखेंगे, तो कौन से व्यू में कौन सा तल दिखाई दे रहा है हमको यहाँ कलर से और नाम से स्पष्ट हो जाएगा। जब हम इस वस्तु को फ्रंट में यहाँ से देखेंगे, इस कंडीशन में अगर रंग की बात करूँ तो मेरे को पीले रंग से जो तल मैंने रंग कर रखे हैं वही तल दिखाई देंगे। इसके अंदर मेरा ए तल होगा, बी तल होगा, सी तल होगा और ई तल होगा। 4 तल मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इससे स्पष्ट भी हो रहा है नाम से और कलर से भी एकदम स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में आप कलर कर नहीं पाएंगे और केवल नाम लिख करके आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इन तलों के नाम रख रखे हैं और मेरे को दिखाई दे रहे हैं 4 तल, मैं इन तलों को मेरे फ्रंट के जो आयत बनाया हुआ है इसके अंदर स्थानांतरित करूँगा। उसको तलों को स्थानांतरित करते समय 2 चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगा कि तल की मेरी आकृति कैसी है और उसका आकार कैसे है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ए तल की बात करूँ तो ए तल में मेरे को दिखाई दे रहा है ये 20/40 का आयत, जिसके अंदर 20 मेरा बेस है और 40 मेरी हाइट है। तो मैं यहाँ पर 20 नाप करके, ये मेरा 20 यहाँ से यहाँ हो गया, और मैं यहाँ पे 40 की हाइट बना देता हूँ। 40 की हाइट के लिए ये वर्टिकल लाइन मैंने ये खींची, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे नाम ए भी लिख सकता हूँ, जो कि आयत का रूप होगा। उसके बाद मेरे को एक बी तल दिखाई दे रहा है, सी तल दिखाई दे रहा है और ई तल दिखाई दे रहा है। तो सी तल की बात करूँ तो मेरा ये इधर से देखने पर राइट साइड वाले कोने से ये 10 अंदर आ रहा है और 40 ऊपर जा रहा है। तो मेरा जो ए के बाद सी जो बनेगा वो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, और ये मेरा हो गया सी। अब ए और सी बनने के बाद मेरे 2 तल बच गए, बी और ई। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक होने की वजह से ये बी तल मेरे को पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में ये 20 बाई, और ये जो गैप है मेरे पास 20, यानी कि 20/20 का वर्ग दिखाई देगा। तो ये 20 मेरी यहाँ से यहाँ की 20 हो गई और हाइट मेरी 20, तो ये मेरा 20 यहाँ से बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा बी तल। उसके बाद जो बची हुई स्थिति है वो मेरे को
ये जो मेरा ई तल है, ई तल मेरा यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है और ये हाइट में 20 है, तो हाइट तो मेरी ये 20 आ गई, लेकिन इसकी लंबाई मेरी यहाँ तक है। और इस ये जो लाइन है उसमें 20 तक तो मेरे को पूरी लाइन दिखेगी जो इसके पीछे छुप रही है, लेकिन ये 10 वाली जो दूरी में ये जो मेरा तला सामने खड़ा होके आ गया है, इसके पीछे ये लाइन छुप जाएगी। इसलिए मेरे को यहाँ पर जो चीज़ ड्राइंग के अंदर होती है और दिखाई नहीं देती वो डॉटेड बनती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डॉटेड बना दूंगा। तो ये मेरी स्थिति ई तल की हो गई। तो ई तल को थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक का तल तो मेरे को बिल्कुल सामने दिखाई देगा, लेकिन बाकी का ये जो तल है मेरा वो पीछे छुप जाएगा। और चूंकि ये लाइन मेरी कन्फर्म लाइन है इसलिए ये कन्फर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर ये कोई लाइन नहीं है, इसलिए इसके पीछे वाली जो लाइन है वो यहाँ पे डॉटेड के रूप में दिखाएगी, जैसा कि मैंने आपको ये बना दिया है। तो अब मेरे ये चारों तल जो है यहाँ पर मेरे को फ्रंट में दिख रहे हैं और मैंने किस तरह से बनेंगे वो बना दिया। जैसे ही मैं फ्रंट के अंदर ए, बी, ई और सी तल बनाऊंगा, प्रत्येक तल की प्रत्येक बिंदु की दो दो गाइडलाइन मेरी एक साइड व्यू के लिए जाएगी और एक प्लान के लिए जाएगी। ये मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं बिंदु को समझाता हूँ कि बिंदु क्या होता है। यहाँ पे दो लाइनें आपस में जहाँ करके मिलती हैं वो एक बिंदु कहलाता है। अब इस बिंदु को अगर मैं लेता हूँ तो इसकी मेरी दो गाइडलाइन होंगी, एक मेरी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन होगी और एक मेरी वर्टिकल गाइडलाइन होगी। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन मेरी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है और वर्टिकल गाइडलाइन मेरी प्लान की तरफ जा रही है। अब मैं अगर इस फ्रंट के अंदर देखूँ तो कितने बिंदु हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी कि मेरे पास जो फ्रंट के अंदर तल 4 हैं उनके 11 बिंदु हैं और सभी 11 बिंदु की 11 हॉरिजॉन्टल लाइन और 11 वर्टिकल लाइन मेरी बनेंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि 11 वर्टिकल लाइन या 11 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ही बने। अगर एक गाइडलाइन के ऊपर दो बिंदु भी आ रहे हैं तो वो गाइडलाइन एक ही कहलाएगी। जैसे 1 2 3 और ये 4 बिंदुओं की एक ही हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन होगी और एक ही कहलाएगी। इसी तरह 1 2 और 3 की एक गाइडलाइन होगी और इसी तरह 1 2 3 और 4 की एक गाइडलाइन। तो 4 ये हैं, 3 ये हैं और 4 ये हैं। 4 4 8 और 3 11, 11 बिंदुओं की मेरी 3 ही गाइडलाइन होंगी। इसकी गाइडलाइन ये खींची नहीं गई है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्की सी लाइन इधर लेके चला जाता हूँ। तो आपने देखा कि मेरा फ्रंट से जो 11 पॉइंट थे उनकी हॉरिजॉन्टल 11 गाइडलाइन ना होकर के 3 गाइडलाइन मेरे को राइट हैंड साइड में मिल गई। ये गाइडलाइन मेरे को साइड व्यू बनाने में बड़ा हेल्प करेंगी। इसी के साथ मेरी ये जो 11 पॉइंट थे इनकी वर्टिकल गाइडलाइन के बारे में बात करूँ तो इन दोनों पॉइंटों की एक वर्टिकल गाइडलाइन होगी, वो जा चुकी है। अब 1 2 और 3 इनकी एक वर्टिकल गाइडलाइन होगी जो कि है नहीं, मैं इसको खींच देता हूँ। इसी तरह मेरे 1 2 और 3 इन तीनों की एक गाइडलाइन होगी जो मैं अब आपके सामने इस तरह से खींच देता हूँ। अब आप देखें कि क्या मेरी 11 बिंदुओं की 11 गाइडलाइन गई है, तो उसके अंदर इन दो बिंदुओं की एक गाइडलाइन, तो 2 बिंदु हो गए, 1 2 3 3 3 और 2 5 बिंदु हो गए, 5 और ये 3 8 बिंदु हो गए और 8 और 3 11, 11 बिंदु की 4 गाइडलाइन जा रही हैं। यहाँ पर 11 बिंदु की 3 गाइडलाइन थी, यहाँ पे 11 बिंदु की 4 गाइडलाइन है जो कि प्लान की तरफ जा रही है। अब इस गाइडलाइन का फ़ायदा क्या है कि जब मैं इसको प्लान बनाऊँ या साइड व्यू बनाऊँगा मेरे को बहुत हेल्प करेगी। अब मैं अगर इसको साइड व्यू के बारे में बात करूँ तो पहले मैं साइड व्यू बनाता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इस वस्तु को यहाँ से देखूंगा तो मेरा साइड व्यू बनेगा। इसके अंदर मेरे को एक तो डी तल दिख रहा है जो पिंक कलर में बना हुआ और एक एफ तल दिख रहा है जो मेरे को पिंक कलर में। तो पहले डी के बारे में बात करूँ तो ये मेरे को यू शेप दिखाई दे रही है आकृति के रूप में। और साइज़ की बारे में बात करूँ तो ये मेरी 30 है, ये मेरी 40 है, फिर ये 10 है, फिर ये 20 है, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 10 और फिर ये 40। तो यहाँ पे 40 मेरे पास है, 30 मेरे पास है, 40 मेरे पास है। केवल मेरे को ये 10 बाई 10 की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आने के बाद 20 नीचे जाना है। तो ये गाइडलाइन पे आकर के मैं रुक जाऊँगा। ये गाइडलाइन मेरे को कह रही है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, यहीं रुकना है। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ 10 आ जाता हूँ और इस बिंदु से मैं ऊपर एक गाइडलाइन खींच देता हूँ। तो मेरे को ये जो यू शेप आकृति है वो ऑलरेडी बन चुकी है। ये जो लाइन है मेरी काम आएगी नहीं। तो ये एक्चुअल में ये पहले गाइडलाइन की वजह से खींची थी, जब मैं अब इसको फाइनल करूँगा तो उसमें इसको छोड़ दूँगा।
क्योंकि वो ब्लैक पेन से करूँगा इसलिए वो मेरे को छोड़ दूंगा यहाँ पे, अपने आप आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा। अब मेरे को पीछे जो एफ तल दिखाई दे रहा है, पीछे एफ तल के अंदर ये जो तल है इसके पीछे ये एरिया तो छुप गया, लेकिन ये वाला तल मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात कहूँ कि आपको ये डी तल दिख रहा है जिसकी आकृति ये ऐसी है, और ये जो तल है मेरा, ये वाला जो आयत है, ये मेरा एफ का बचा हुआ हिस्सा है जो कि इसके पीछे ना छुप करके और इसके पीछे इस वाली गैप से मेरे को पीछे का दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा एफ तल हो जाएगा। तो एफ तल मेरा एक्चुअल में ऐसा बनने वाला है जो कि उल्टा एल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर तो ये लाइन कुछ है नहीं, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो मेरे को यहाँ से देखने पर दिख नहीं रही, छुप रही है। इसलिए मेरे यहाँ पर जो है गाइडलाइन के तौर पे ये डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इधर से देखने पर दिख नहीं रही है और छुप रही है। छुपी हुई चीज़ जो है ड्राइंग के अंदर डॉटेड बनानी पड़ती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर डॉटेड बना देंगे। अब जैसे ही मेरा ये, तो यहाँ पर ये मेरा साइड व्यू बन गया, इसके अंदर ये जो लाइन है वो पीछे छुपने की वजह से यहाँ पर ये डॉटेड आ गई। अब हमारा ये जो साइड व्यू बन गया, इस साइड व्यू की जो लाइनें हैं उनकी गाइडलाइन में लेके जाऊँगा, वो मेरे फ्रंट में हॉरिजेंटल के रूप में जाएगी और प्लान के लिए वो वर्टिकल ले जाके फिर हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे गाइडलाइन है वो पहले फ्रंट से इधर आई थी, तो उनको वापस इधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेरे को प्लान के लिए गाइडलाइन लेके जानी है, जो कि मैं पहले इसको वर्टिकल ले जाऊंगा और फिर 90 डिग्री पे घुमा दूंगा। तो मेरी इसकी गाइडलाइन पहले से जा रही है, इसकी गाइडलाइन पहले से जा रही है, इन दोनों की गाइडलाइन मैं बनाऊंगा यहाँ पे। ये इस तरह से, और जैसे ही मैं इसको इस 45 डिग्री की लाइन पे ले जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको घुमा दूंगा 90 डिग्री के ऊपर, जो कि मेरे प्लान के जो आयत बना हुआ उसके अंदर आ जाएगी। और इसको मैं हल्का बनाऊंगा बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये किस तरह से लाइन यहाँ पे आ रही है। तो ये आप देख रहे होंगे कि हल्की हल्की लाइनें आपके सामने आ गई हैं। अब मेरा जो प्लान की स्थिति है, यहाँ पे बच्चों को इस समय कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मेरा कौन कौन सी लाइन वास्तव में है। तो ये लाइन मेरी थोड़ी सी मैं गहरी कर देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। क्योंकि गौर करके बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, शुरू में आपको एक आध दो चित्रों में दिक्कत आएगी। तो ये मैंने हल्की सी गहरी कर दी है। अब मेरा जो प्लान का आयत है ये 40 बाई 30 का, ये मेरा 40 बाई 30 का आयत है, इसमें ही मेरा प्लान बनने वाला है। अब इधर ब्लॉक के अंदर बात करें तो मैंने ग्रीन कलर किया है, जो तल ऊपर से देखने पर दिखाई देंगे उनको मैंने ग्रीन कलर किया है। और इसके अंदर मेरे एक जी तल दिखाई दे रहा है, एक आई तल दिखाई दे रहा है और एक एस तल दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं आई तल की बात करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आई जो है एक 10 बाई 10 का वर्ग बन रहा है, और जब प्लान में मैं देखूंगा ऊपर में तो इधर कोने में आ रहा है, तो कोना मेरा ये वाला है। वैसे भी अगर ये आई जो है सी के ही ऊपर बना हुआ है, तो सी की जो 10 है, सी की जो डिस्टेंस 10 है, ये मेरे को ऑलरेडी गाइडलाइन से यहाँ मिल गई है। और इधर से मैं जब जाऊंगा ये लेकर के इधर से ये, तो ये यहाँ पे ये जो वर्ग बन रहा है ये मेरा वर्ग बनेगा आई के रूप में। तो यहाँ पे मैं फाइनल करता जाता हूँ, ये मेरे को वर्ग यहाँ पे आई के रूप में दिखाई देगा। इसका मैं चाहूँ तो यहाँ नाम भी लिख सकता हूँ। अब आई के बाद मेरा जो जी तल दिखाई देगा, जी की अगर आकृति की बात करूँ तो ये मेरे को कुछ जो तल है वो पीछे यहाँ होने की वजह से पीछे का दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्चुअल में वास्तव में ये 10 बाई 30 का एक आयत दिखाई देगा ऊपर से, जो आई के नेस्ट है, यानी कि आई के इधर नेस्ट है, और ये 30 में 1 2 और 3। तो आप देखेंगे ये गाइडलाइन जा रही है इधर, ये जो गाइडलाइन आ रही है ये कह रही है कि आप यहाँ पे इसको इस तरह से बना दो। तो आप देखो कि मैं केवल गाइडलाइन के ऊपर ही लाइन खींच रहा हूँ, और इसमें
मेरे को नाप तोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल गाइडलाइन पे एक चित्र बन रहा है। तो ये मेरा जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी का ये स्पेस मेरा खाली है, ये 20 बाई 10 का, तो ये स्पेस मेरा यहाँ पे खाली हो गया। और ये जो स्पेस है वो एल शेप है, जो मेरे को एच के रूप में दिख रहा है। तो मैं यहाँ इसको चाहूँ तो यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरा एच तल हो गया, जिसकी शेप यहाँ पे एल शेप है। और साइज़ की बात करूँ तो ये 20 है, तो ये 20 आ गया। उसके बाद ये 30 है, तो ये 30 आ गया, जो खड़ा हो जाएगा। यहाँ से फ्रंट मानने पे इस वस्तु को जब हम देखेंगे तो ये खड़ी हो जाएगी। खड़ी होने पर ये 30 वाली जो डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ खड़ी आ गई। उसके बाद ये दूरी मेरी यहाँ से यहाँ 50 है, तो ये 50 आ गई। उसके बाद ये दूरी मेरी 10 आ गई, और ये दूरी मेरी यहाँ से यहाँ 30 आ गई। तो देखा आपने कि आई, जी और एच मेरे को 3 तल जो है ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसको फाइनल करके कलर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तल मेरे को फ्रंट में दिखाई दे रहे थे उनको मैं पीला किया है, जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने ग्रीन कर दिया है, और जो मेरे को राइट हैंड साइड व्यू से दिखाई दे रहे हैं ब्लॉक के हिसाब से मेरे को पिंक कलर कर दिया है। और इसके अंदर मैंने जो हमारी ब्लॉक के अंदर डायमेंशन थी वो भी के अंदर दे दिए। तो इस तरह से ये चित्र तैयार होता है, और छठे पॉइंट के अनुसार इसके अंदर मैंने डायमेंशन दिया, और लास्ट में हमारा एक सिंबल रह जाता है। तो ये सिंबल इस तरह से बनता है थर्ड एंगल का। इस थर्ड एंगल का सिंबल बनाते समय भी हमको इसकी जो सिद्धांत है थर्ड एंगल का वो ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके ही तरफ हमारा चित्र बनता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि हमारी छोटी लाइन की तरफ ही हमारे गोले बनते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी लाइन हमारी 20 डायमेंशन की है, बड़ी लाइन हमारी 30 डायमेंशन की है। और सबसे पहले हम सेंटर लाइन खींचेंगे। सेंटर लाइन हमारी एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश से बनती है। यहाँ पर ये 20 की छोटी लाइन, 30 की बड़ी लाइन, इनके बीच की दूरी 40 लेते हैं, और यहाँ ये 10 की दूरी छोड़ देते हैं। और यहाँ से यहाँ ये 15 है, क्योंकि गोला हमारा बड़ा वाला 30 का है तो रेडियस 15 हो जाएगा। तो 15 ये और 10 ये 25, यानी कि छोटी लाइन से 25 दूरी पर वर्टिकल गाइडलाइन लेके और 2 गोले बनाएंगे, जिसमें छोटा हमारा R10 यानी कि डाया 20, और बड़ा गोला हमारा R15 यानी कि डाया 30 का गोला बनेगा, जो इन दोनों लाइन के बराबर होगा। तो ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब आप अगर आपको ये मेरा समझाने का मेथड जो है, टीचिंग मेथड अच्छा लगा, क्योंकि कलर चीज़ें बनाई हैं मैंने, ये जल्दी से कहीं उपलब्ध नहीं है। खूब सारे वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि ये चीज़ की कमी है इस समय नेट के ऊपर, तो मैंने उसको बना कर डालने की प्रयास किया है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसके अंदर लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स डालें। कमेंट्स पढ़ करके मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आगे और भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।